नमस्कार, आप देख रहे हैं जीतू सर लक्ष्य। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। ये पहला वीडियो है, तो आज हम बताते हैं कि आज मैं आपको क्या क्या बताऊंगा। आज हम किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं सीखेंगे। दो बिंदुओं का मध्य बिंदु कैसे निकाल सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। हम जानेंगे कि दो बिंदुओं को अगर कोई बिंदु अंतः विभाजित करे, अंदर काटे, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। अगर बाह्यतः काटे, बाहर काटे, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी है, वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, एक बिंदु से जाने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी। आंसर है अनंत। अनंत रेखाएं एक बिंदु से जा सकती हैं, तो उन सभी रेखाओं का समीकरण कैसे निकाल सकते हैं उसको हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा जा सकती है, लेकिन उस जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हम त्रिभुज पे बात करेंगे। तीन बिंदुओं से त्रिभुज बनता है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्या तीन बिंदुओं से हमेशा त्रिभुज बनता है, या अगर हमेशा नहीं बनता तो किस किस स्थिति में नहीं बनता, वो भी हम देखेंगे। और त्रिभुज में बहुत सारे सूत्र देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, ऐसी रेखा गणित या ज्योमेट्री जिसमें निर्देशांक हो। मतलब जैसे कि मैं कहूँ ये पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ पर मैंने 2,3 लिखा है। अब ये सीधा सीधा 2 नहीं है, सीधा सीधा 3 नहीं है, 2,3। एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इधर वाले को निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर वाले को निगेटिव वाई एक्सिस। तो इस हिसाब से 4 चतुर्थांश बनते हैं, 4 ज्यामितियाँ बनती हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हमेशा जो पहले लिखा होगा वो एक्स होगा, जो बाद में लिखा होगा वह वाई होगा। इसको हम भुज बोलते हैं एक्स को, या ऑप्सिसा बोलते हैं। कुछ क्वेश्चंस में भुज का जिक्र होता है कि भुज से इतना। और इसको हम बोलते हैं कोटि वाई को ऑर्डिनेट। अगर मैं कहूँ 2,3 लिखा है, इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। उसके निर्देशांक 0,0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। अगर मैं कहूँ मुझे 2,3 इस ज्यामिति में इंटरप्रेट करना है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, लेकिन अब 10th में भी आपको पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, तो आज जो भी सूत्र होंगे वो आपकी ज़िंदगी भर काम आएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, 2,3 का मतलब है पहले 2 है तो x में 2 कॉलम और 3 y में 3 कॉलम। अगर मैं कहूँ दूसरा बिंदु मैं यहाँ पर कहीं ले लूँ -4, -5, मतलब x में -4, y में -5। ये दूसरा बिंदु है। एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। क्या इनके बीच की दूरी आप निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। हम एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। क्वेश्चंस आज नहीं करेंगे, आज सिर्फ सूत्र लिखेंगे। अगले वीडियो में क्लास 10th के भी वीडियो बनाऊंगा, क्लास 11th के भी बनाऊंगा, फिर IIT JEE के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं। मान लिया एक बिंदु आपने ले लिया x1, y1, कुछ भी हो सकता है, 2,3। दूसरा बिंदु आपने ले लिया x2, y2। एक बिंदु A है, एक बिंदु B है। इन दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। सपोज A x1, y1 है, B x2, y2 है। हमको इनके बीच की दूरी निकालना है, तो A और B, AB मतलब एक बिंदु कहीं पर निर्देशांक ज्यामिति में है, दूसरा बिंदु किसी चतुर्थांश में। बीच की दूरी का सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। सूत्र है अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इसको नोट कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके, सामने आपको दिख रहा है, मैं इसको इरेज करता हूँ। सपोज दो बिंदु हैं A, B, x1, y1,
x2, y2। अब जो भी सूत्र है मैं सब सिद्ध करके भी दिखाऊंगा। आज नहीं, किसी वीडियो में हम सारे सूत्रों को क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ ऑल द फॉर्मूलाज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर स्टडिंग एडवांस लेवल। अगर आपको एडवांस लेवल में पढ़ना है तो सभी सूत्रों का प्रूफ ज़रूरी है। मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सभी सूत्रों को सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा। चलिए अब बात करें, ए और बी दो बिंदु हैं, इनके बीच में कोई ना कोई बिंदु होगा। सपोज मान लिया P, अगर यह बिंदु मध्य बिंदु है तो बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे। सपोज AB का मध्य बिंदु क्या है, P, तो यहां पर सूत्र लिखिएगा, मध्य बिंदु P के निर्देशांक। सवाल नहीं, सिर्फ सूत्र लिखिए, लिखते जाइए, समझते जाइए। अगले वीडियो में सवाल होंगे, 10th वाले में इजी क्वेश्चंस होंगे। जैसे ही आप 11th की करेंगे निर्देशांक एग्जाम तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे। लेकिन अब गणित का सिलेबस इतना आसान हो गया है, जो पहले 10th में पढ़ाया जाता है वही अब 11th में, तो कोई फिलहाल कोई टफ एक्सरसाइज नहीं है, बस ध्यान से देखते जाइएगा। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। अगर दो बिंदु हैं, उनके बीच कोई मध्य बिंदु है तो उसके निर्देशांक का ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरे नंबर पे आते हैं। सपोज दो बिंदु ए बी हैं, इनके बीच में कोई बिंदु P है लेकिन मध्य बिंदु नहीं है। मध्य बिंदु का मतलब क्या, बीच में नहीं है, कुछ इधर कुछ इधर। अगर दो बिंदुओं के बीच में कोई बिंदु है या कोई रेखा है जो इस बिंदु पर इसको काट रही है, तो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो जब भी सवाल होगा तो इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं। जो बिंदु होगा वो अंतः विभाजित करेगा, अंतः मीन्स रेखा के अंदर, और दूसरा क्या होगा, बाह्यतः विभाजित करेगा। मान लेते हैं, माना बिंदु P रेखा AB को M1/M2 में अंतः विभाजित करता है। ऐसा कोई सवाल होगा। सवाल कैसे होते हैं, एकदम इजी क्वेश्चंस। दो बिंदु दिए रहेंगे, बोल देगा 2:3 या 10:13 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो बिंदु P के निर्देशांक, या अंतः विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। तो हम लिखते हैं P के निर्देशांक। इस बार P क्या है, इस बार P है आपका अंतः विभाजित करने वाला बिंदु P, और इसका सूत्र होता है, ध्यान से देखिएगा ब्लैक बोर्ड पे, M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2। M1/M2 के, इधर M1 है इधर M2 है, तो फॉर्मूला क्या है, M1x2 + M2x1 अपॉन में M1 + M2। दूसरा फॉर्मूला इसी प्रकार M1y2 + M2y1 अपॉन M1 + M2। आप इसको नोट कर लीजिएगा। किन्हीं भी दो बिंदुओं को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक का सूत्र है M1x2 + M2x1 अपॉन ये इतना प्लस इतना। अगर यहीं पर बिंदु P, इसको नोट कर लीजिएगा, बाह्यतः विभाजित करता होता। बाह्यतः का मतलब है बिंदु P या इस रेखा के बाहर होता, इस साइड होता चाहे इस साइड होता। यदि रेखा के बाहर कोई बिंदु है, अगर रेखा को बढ़ाया जाए, क्योंकि रेखा की लंबाई क्या होती, असीमित। रेखा कहते किसे हैं, जिसका कोई अंत ना हो, मतलब आगे भी कहीं तक जा सके, पीछे भी कहीं तक जा सके, जिसका कोई भी अंत ना हो। अगर बाह्यतः विभाजित करता है, बिंदु P बाह्यतः विभाजित करता है, माना बिंदु P रेखा AB को M1/M2 में बाह्यतः विभाजित करता है। अगर बाहर करेगा तो बिंदु P के निर्देशांक का सूत्र सेम रहना है, बस चिन्ह क्या बदल देना है, चिन्ह क्या बदल देना है, माइनस 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 माइनस। सूत्र खत्म, सूत्र खत्म, सीधा सीधा माइनस कर देना है। अब चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब आते हैं कुछ नई बातों पे। जैसे मैंने कहा कोई बिंदु है x1 y1, कोई बिंदु है x1 y1,
मैं कहूँ इस बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं। आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं, अनंत। ये गई, 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 बहुत सारी रेखाएं जा सकती हैं कि नहीं। एक बिंदु से जाने वाली रेखाओं की संख्या अनंत होती है। लेकिन मैं कहूँ मुझे इस रेखा का समीकरण निकालना है, इस रेखा का समीकरण निकालना है, इस रेखा का किसी, अब मैं सभी रेखाओं का समीकरण निकाल सकता हूँ, लेकिन कैसे निकालते हैं, किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, स्लोप, प्रवणता। आइए हेडिंग डालते हैं प्रवणता, फिर बाकी सूत्र बाद में लिखेंगे। प्रवणता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। कोई भी रेखा है, सपोज ये रेखा है, मैं एक बार निर्देशांक साइड में बना देता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, x एक्सिस निगेटिव, x एक्सिस y, मान लो ये रेखा गई है ऐसे। मैं कहूँ इस रेखा का समीकरण तो बाद में निकालेंगे, सबसे पहली बात है इस रेखा की प्रवणता कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी रेखा की प्रवणता कैसे निकाल सकते हैं। मान लो ये बिंदु है 2,3, सूत्र नहीं, अभी हम सिर्फ क्या निकाल रहे हैं, रेखा की प्रवणता। तो प्रवणता का सीधा सीधा फॉर्मूला है, सबसे आसान वाला, m बराबर tan थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, सीधा सीधा प्रवणता क्या होगी, m बराबर tan थीटा। लेकिन ये फॉर्मूला कब लिख सकते हैं, जहां पर थीटा क्या है। ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगा सकते, m बराबर tan थीटा लिख लीजिएगा। प्रवणता का सूत्र है tan थीटा के बराबर, जहां पर थीटा x अक्ष से रेखा द्वारा बना कोण है। जहां थीटा x अक्ष द्वारा बना कोण है, सपोज 10 अंश का बनता है तो थीटा की 10 अंश, 45 अंश का बनता है तो थीटा की जगह 45 अंश। जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो आपको हमेशा बताएगा कि थीटा कितना है, नहीं बताएगा तो फिर दूसरा तरीका कहीं ना कहीं से निकाला जाएगा या कुछ और हो सकता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर थीटा x अक्ष से, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, धनात्मक x अक्ष से, पॉजिटिव x एक्सिस। भाई x अक्ष तो ये पूरा है ना, पर इधर से नहीं नापना, हमेशा किधर से नापेंगे, धन की तरफ से। सपोज एक एग्जांपल ले लें, मैं कहूँ थीटा का मान 90 से कम होगा कि, ये सपोज x है, ये y है, ये रेखा है, थीटा का मान 90 से कम होगा कि ज़्यादा होगा। अगर आप इधर से देखोगे तो 90 से कम है, इधर से देखोगे तो ज़्यादा है, पर आपको नापना किधर से है। वी आर ऑलवेज टेकिंग एंगल फ्रॉम दी पॉजिटिव x एक्सिस, हमें हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस से ही नापना है। तो कोण कैसे नापा जाएगा, ये, और इसकी वैल्यू क्या होगी, मोर देन 90 डिग्री। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी कोण रखा जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस से रखा जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में भ्रमित करने के लिए ऋणात्मक से बोल देता है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव से निकालेंगे। अगर इधर से 60 है तो इधर से क्या होगा, 120, 180 से सब्ट्रैक्ट करके। अच्छा, प्रवणता का दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। मान लीजिए दो बिंदु गई हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। एक को मैंने बोला x1, y1, देखते जाइएगा। दूसरे को मैंने क्या बोला, x2, y2। इन दो बिंदुओं से केवल एक रेखा जा सकती है, इन दो बिंदुओं से केवल एक रेखा जा सकती है। उस रेखा का समीकरण हम बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले क्या निकालेंगे, उस रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रवणता m बराबर दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जो बच्चे 10 पास कर गए होंगे वो ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन्हें सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो पिछले साल सवाल लगा कर गए हैं। जो 9th पास करके आए हैं उनको लग रहा होगा सर x1 y1 के x2 y2 क्या है। तो जैसे जैसे आप सवाल करोगे तो आपको भी आने लगेगा, भैया इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ सूत्र ध्यान दीजिए। सूत्र आ गए, एक्सरसाइज आ गई, एकदम आसान, बस प्रैक्टिस चाहिए। 10-12 नंबर की एग्ज़ाम में आती है, बोर्ड एग्ज़ाम में। जब आप पॉलिटेक्निक वगैरह 10 पास करके देना चाहते हैं या इंटर पास करके IIT JEE BHUs यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम देते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द मैथ इज नंबर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सेकंड निर्देशांक ज्यामिति। अगर आप इंटर लेवल में जाएं क्लास 11-12 में तो सबसे इंपॉर्टेंट है अवकलन, समाकलन और वेक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अवकलन, समाकलन, वेक्टर।
ट्रिग्नोमेट्री और निर्देशांक ज्यामिति। ये 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो फिलहाल आप 10th से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कुछ चीज़ों को, तो आप 10th में बेहतर पढ़ें। जो पढ़ के गए हैं तो वो भी ध्यान से देखें वीडियो को। ये सारी चीज़ें 10th में नहीं बताई गई हैं क्योंकि अब सिलेबस थोड़ा सा छोटा हो गया है। ये वाली जो अभी अभी प्रवणता वाला टॉपिक नहीं था, पर आसान है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद ये हो गया एक प्रवणता निकालने का और तरीका, ये फर्स्ट, ये सेकंड। तीसरा क्या है ना, नोट कर लीजिएगा, हम बात करते हैं तीसरे तरीके। सपोज रेखा दी गई है, रेखा का समीकरण दिया गया है। सपोज रेखा दी गई है, रेखा का समीकरण दिया गया है, तो प्रवणता का सूत्र होता है, प्रवणता m बराबर माइनस, मान लिया ऐसा कुछ समीकरण दिया है, x का गुणांक अपॉन y का गुणांक, माइनस x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। x मीन्स x कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। इसका मतलब ये है x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई है, इसमें x में किस चीज़ का मल्टीप्लाई है, 2 का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। y में किस चीज़ का मल्टीप्लाई है, 3, तो ये इसका क्या है आंसर। पहला सूत्र आपने पढ़ा tan थीटा के बराबर अगर कोण दिए, दूसरा 2 बिंदु जब दिए गए हैं, तीसरा जब आपको रेखा का समीकरण दिया गया है प्रवणता निकालनी है, चौथा एक है y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर। जब भी कभी कोई सवाल इस रूप का दिया हो, तो जो भी x इस रूप का, लेकिन बशर्ते शर्त क्या है, इस रूप का दिया हो, तभी वह इसकी क्या कहलाएगी, प्रवणता कहलाएगी। मैं इसको इस रूप का क्या, देखिए एक बार इस सवाल को ही कर लेते हैं। जब भी कभी इस रूप का कुछ दिया हो तब भी प्रवणता, अभी आंसर कितना आया था, मैं साइड में लिखे दे रहा हूँ, -2/3, अभी भी वही आएगा। ध्यान से देखिएगा, इस रूप का या तो बन जा, या तो दिया गया हो इस रूप का, ना दिया गया हो तो बना ले, ना दिया गया हो तो बना ले। लेकिन आपको पिछला फॉर्मूला पढ़ा है तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, -x का गुणांक अपॉन y का गुणांक। लेकिन एक नज़र डालते हैं, जैसे ही आप इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू लिखना है ना, 2x क्या हो जाएगा, -2x, 5 पहले से था। अच्छा ये 3 कहाँ चला जाएगा, 3y था ना, ये इधर चला गया, ये पहले से था, ये 3 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। यहाँ पर इसकी इससे तुलना कर दें, इसकी इससे तुलना कर देंगे तो x के पीछे क्या, m, x के पीछे क्या है, ये, तो m बराबर -2/3, ये इसका आंसर है। ऐसे भी जब कभी इस रूप का दिया हो तो प्रवणता ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा यहाँ पर c क्या होता है, c होता है x अक्ष पर कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड। इसको अभी चलो नहीं देखते हैं, क्या हो, सॉरी y अक्ष पर, c होता है यहाँ पर y अक्ष पर कटा अंतःखंड। अब अंतःखंड क्या है, तो जब मैं क्लास 11th का वीडियो बनाऊंगा उसमें ध्यान से देखिएगा, 10th में मतलब उसको मैं उसी में कवर करूंगा, अभी रहने देते हैं। अंतःखंड पे एक फॉर्म होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। अगर आप किताब खोल के पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे जब क्लास 11th के टॉपिक चल रहे होंगे, क्लास 11th के वीडियो में। अभी बेसिक वीडियो है, 10 वाले भी देख सकते, 11 वाले भी, 12 वाले भी, जेई वाले भी, मतलब सब लोग देख सकते हैं जिसको अपना रिविज़न करना है। चलिए ये तो रही प्रवणता की बात। अब लिखते हैं, सीधा सीधा सूत्र लिखेंगे, एक बिंदु क्या मान लें, x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण। एक बिंदु x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण जिसकी प्रवणता m है, हमेशा प्रवणता दिया रहेगा, जिसकी प्रवणता m है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं जा सकती हैं, लेकिन किसकी निकालना है, जिसकी प्रवणता m है। तो सूत्र है आपका, नोट कर लीजिएगा, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। इसी सूत्र में रख देना है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ क्लास 11th में जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ेगा, 10th में कभी कभार पढ़ सकता है, जब मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, एडवांस लेवल का पढ़ाता हूँ 10th में भी, तो वो चीज़ें ज़रूरत पड़ सकते हैं एडवांस बैच में, एडवांस लेवल का। फिलहाल इसका यूज पड़ेगा क्लास 12th में जब आप अवकलन पढ़ेंगे। तो प्रवणता निकालने का एक तरीका होता है, वो मैंने नहीं बताया। प्रवणता का एक सूत्र होता है m बराबर dy/dx।
डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रवणता निकालने का एक और फॉर्मूला होता है m बराबर dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम बोलते हैं अवकलन। तो फिलहाल आप लोग की रीच से बाहर है अवकलन वगैरह, तो अभी ये भी एक तरीका है। अच्छा, ये तो ये हो गया, सूत्र नोट कर लीजिएगा। अब बात करें दो बिंदु, एक बिंदु से तो हो गया, दो बिंदु, एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, से जाने वाली रेखा का समीकरण, से जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। सूत्र सीधा सीधा नोट कर लीजिएगा, y माइनस y1 m x माइनस x1। m की जगह क्या रख देंगे, दो बिंदुओं का प्रवणता का सूत्र आपको मैंने क्या बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सूत्र है। ये कहाँ से लिख दिया भाई, उसमें क्या था, एक बिंदु से जाने वाली रेखा के समीकरण में क्या था, y माइनस y1 m x माइनस x1। दो बिंदुओं में कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो गए m की जगह, क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया है कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का m कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे एक बिंदु का तो दिया रहेगा, क्योंकि एक बिंदु से अनंत जा सकती है, दो बिंदु से केवल एक रेखा जा सकती है, और उसकी प्रवणता भी आप निकाल सकते हो। तो इस सूत्र को नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब बात करते हैं त्रिभुज की। आपने ये सब देख लिया, समझ लिया, सूत्र नोट कर लिए। त्रिभुज, त्रिभुज कैसे बनता है, मान लें एक दो तीन बिंदु हैं, एक x1 y1 है, एक x2 y2 है, एक x3 y3 है। तीनों को यदि मैं मिला दूं तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। तीन बिंदुओं से हमेशा त्रिभुज बनता, हमेशा नहीं बनता, कब नहीं बनेगा तो उसको भी हम देखेंगे ना। कब नहीं बनेगा सवाल आपके लिए, तीन बिंदुओं से त्रिभुज कब नहीं बनेगा, दिमाग में सोचते रहिए। फिलहाल अभी त्रिभुज बन रहा है ना, अभी 99% सवालों में त्रिभुज ही बनेगा। जब नहीं बनेगा तो उसकी कंडीशन हम बताएंगे। मान लिया ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, ये तीसरा बिंदु है। तीन बिंदुओं से अगर कोई त्रिभुज बना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे निकाल सकते हैं। एक तो आप याद कर लें, 1/2 x1, सूत्र लिख लीजिएगा, तीन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है जब तीन बिंदु आपने पहले पढ़ा क्या है, 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है। अलग अलग सूत्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, समबाहु त्रिभुज का अलग से पढ़ा है। लेकिन जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो अब तो सीधा सीधा वो नहीं दिया ना कि ये लंबाई शीर्ष लंब इतना है, ये इतना है, बेस इतना है, हाइट इतनी है। अब तो सीधा सीधा आपको निर्देशांक दिए, ये कॉमा ये कॉमा ये, तब ऐसे ही कोई सूत्र लगेंगे। एक दूसरा तरीका है ट्रिक, इसको ना याद हो तो आप त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ट्रिक। अगर ये सूत्र आपको नहीं याद हो, वैसे आसान है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बाहर x1 x x x, अंदर y y y, बस ये लगा देना है 1 2 3 फिर 2 3 1 क्रम से। आप ये आसान है, लोगों को याद रहता है यार, जब आप 1000 सवाल लगाओगे तो आपको भी याद हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि समझ में ना आए ना। ट्रिक क्या है, अगर आप भूल जाएं कभी तो लिख लीजिए बस x1 y1 x2 y2 क्रम से लिख लीजिए, x3 y3 फिर x1 y1। ट्रिक देखिएगा, कुछ नहीं करना है, आपको सबको क्रम से लिख लेना है। लिख लेने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई, 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 इसका इससे मल्टीप्लाई। एकदम इजी। लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 फिर x1 y1। उसके बाद क्या करना है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे। फिर ध्यान से सुनिएगा, x1 का y2 से होगा तो क्या हो जाएगा, x1 y2 माइनस, मल्टीप्लाई कराने के बाद चिन्ह क्या लगेगा बीच में, माइनस, इसका इससे करा दो y1 x2। फिर जब ये वाला पोर्शन हो गया तो बीच में प्लस लगाओ, प्लस लगाने के बाद इसका इससे मल्टीप्लाई, x2 y3 माइनस y2 x3, फिर प्लस
x3y1 माइनस y3x1 लिख लिख के तुरंत हो जाता है। जैसे जैसे सवाल करेंगे हम ट्रिक से भी सवाल करेंगे। एक तीसरा सूत्र है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे लिख लेना, इसका इससे माइनस इसका इससे प्लस इसका इससे माइनस इसका इससे प्लस इसका इससे माइनस इसका इससे, हल कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। एक और सूत्र देखते, ये तो मेन है ना, ट्रिक अगर आप भूल जाओ या फिर नहीं याद रहे, एक होता है 1/2, लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसको हम बोलते हैं सारणिक मेथड से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, सारणिक विधि से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी आप लोगों ने सारणिक पढ़ी नहीं है, सारणिक कक्षा 12 में है, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। हाउ कैन वी सॉल्व द डिटर्मिनेंट्स, क्लास 12th के वीडियो में आपको मिलेगा। इजी है, आप 11th में भी जब फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे तो टीचर्स जो अच्छे होते हैं बहुत सारे सवालों को औकलन वगैरह से भी कराते हैं, पर आपको कहाँ अच्छे टीचर मिल जाए बहुत बढ़िया ना। फिलहाल ये भी एक तरीका है, ये सिर्फ आप अपनी जानकारी के लिए रखिए। कभी कोई पूछ ले क्या सारणिक विधि पता है, तो कह दो हाँ, निकालना नहीं आता पर विधि पता है कि ऐसे निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं, सारणिक वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये रहे त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड। अब बात करें, नोट कर लीजिएगा, मैं कहूँ 3 बिंदु हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। क्या तीनों को मिलाने से त्रिभुज बनेगा? भैया 3 बिंदु से तो हमेशा त्रिभुज बनता है। त्रिभुज की डिफिनीशन ही क्या है? द शेप व्हिच इज फॉर्म्ड बाय मीटिंग 3 पॉइंट्स या मीटिंग 3 लाइंस, जो 3 बिंदुओं से घिरा हो, सराउंडेड बाय ऐसा कुछ, वो त्रिभुज की डिफिनीशन है। लेकिन 1, 2, 3 बिंदु हैं, त्रिभुज नहीं बन रहा। तो त्रिभुज कब नहीं बन सकता? कब नहीं बन सकता? आंसर क्या है? तीनों बिंदु क्या हों? सनरेख हों, सनरेख हों, कोलिनियर। तीनों बिंदु सनरेख हों। त्रिभुज कब नहीं बनेगा? तीनों बिंदु सनरेख हों, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है तीनों बिंदु जब एक ही रेखा में होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो जब भी कभी पूछे क्या 3 बिंदु से त्रिभुज बन रहा है, तो आप सबसे पहले क्या निकालो? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाए? 0, तो इसका मतलब क्या है? त्रिभुज नहीं बन रहा होगा। मैं कहूँ 3 बिंदु कब एक रेखा में होंगे, तो उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। यदि क्षेत्रफल 0 आ गया, 0 आने का मतलब क्या है? त्रिभुज नहीं बन रहा है। तीनों बिंदु सनरेख होंगे, तीनों बिंदु सनरेख होंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आखिरी सूत्र, एक आखिरी फॉर्मूला, उसके बाद हम वीडियो को क्लोज करते हैं। लेट अस एज्यूम ये एक ट्राइंगल है आपका ABC। पॉइंट्स दिए गए हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3। सबसे पहले केंद्रक किसे कहते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड इज द पॉइंट which is formed by intersecting the median of triangle। केंद्रक वह बिंदु है जो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु को मिलाने से बनता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटेंगी उसको केंद्रक कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ माध्यिका, अच्छा माध्यिका किसे कहते हैं? मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। माध्यिका, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मीडियन? मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन मीटिंग विद द अपोजिट वर्टिसेस, सम्मुख शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, ये माध्यिका। दूसरी माध्यिका भी और तीसरी माध्यिका भी। अच्छा ये भी एक सवाल है, क्या तीनों एक ही जगह पर काटती? यस, तीनों एक ही जगह पर काटती हैं। ये भी आप वेक्टर में करेंगे, अब तो इंटर में हटा दिया गया, लेकिन वेक्टर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माध्यिकाएं तीनों एक ही बिंदु पर काटती हैं, सिद्ध कीजिए। वो सिद्ध भी वेक्टर से किया जा सकता है बहुत आसानी से। इसको हम बोलते हैं G, केंद्रक। और इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले ना, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में भी इसका महत्व तो समझते हैं। केंद्रक किसे कहते हैं? माध्यिकाओं के कटान बिंदु को। फिजिक्स में केंद्रक का भी इम्पॉर्टेंस है। या ये समझें, मैं कहूँ किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है, तो किसी भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उसके केंद्रक पे, ग्रेविटेशनल सेंटर। जैसे
अब नहीं आप जानते तो सुन लीजिएगा, जिन लोगों ने पढ़ा है, पढ़ने में अच्छे उन लोगों ने सुन रखा होगा, या अगर आप 10th में हैं तो आप नहीं जानते, 11 12th में हैं तो सीख गए होंगे। किसी भी त्रिभुज का केंद्रक उसका गुरुत्व केंद्र भी होता है। केंद्रक उसका गुरुत्व केंद्र उसे कहते हैं जिस बिंदु पर किसी भी वस्तु का समस्त भार केंद्रित हो। गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? वह बिंदु जिस पर समस्त भार केंद्रित हो। जैसे आदमी का उसकी गोदी पे होता है, या कहते हैं जिसके बल उठाया जा सके या नचाया जा सके। जैसे आप कॉपी नहीं करते हो, कॉपी को ऐसे नचा लेते हो। अगर कॉपी रेक्टेंगुलर है तो उसका जो डायगोनल से जहाँ पे काटेंगे वहाँ पर उसका केंद्रक होगा। चलिए वो तो रही उसकी बात। अब मैं कहूँ केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। केंद्रक के निर्देशांक मतलब अगर आपको ये बिंदु पता, ये बिंदु पता, ये बिंदु पता, तो इस बिंदु के निर्देशांक सूत्र है, डायरेक्ट लिखिएगा, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ये केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला है। ये त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला है। ये कुछ फॉर्मूले रहे, और भी फॉर्मूले जब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम बताते जाएंगे। क्लास 10th में, क्लास 11th में जो थोड़े बहुत फॉर्मूले यूज़ होने हैं वो मैंने बता दिए हैं। कुछ अभी छूट गए हैं जैसे अंतःखंड वाले, उनको हम उसी टाइम कवर करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तो अब से आपको एक्सरसाइज के वीडियो मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। इसी तरीके के वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बड़ों का सम्मान जरूर करें। ये कोरोना है, ये कोरोना टाइम है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, चला जाएगा यार। ये नॉर्मल खांसी जुकाम है, ज़्यादा परेशान नहीं होना आप लोग, बस इससे बच के रहना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।